आजाद पोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने बदली जंग की सूरत, एआई, ड्रोन और लेजर बने नई ताकत। ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन शिफ्ट, हाइब्रिड वॉर अब असली हथियार। इसराइल ने दी खुली वार्निंग, ईरानी मिसाइल ड्रिल्स पर शार्प जवाब देने की धमकी। ईरान को रूस का मिला खुला सपोर्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निभाई दोस्ती। नेतन्याहू की कुर्सी पर मंडराया बड़ा खतरा, कतर गेट स्कैंडल में इस्तीफे का बढ़ा प्रेशर। और तुर्की से डरकर बन गया नया फ्रंट, इसराइल, ग्रीस, साइप्रस की टिकरी एक्टिव। नेतन्याहू पर छाया नई सल्तनते उस्मानिया का खौफ। तो शुरुआत करते हैं इस शो की। बहुत अहम खबरें देने जा रहे हैं आपको, आखिर तक वीडियो देखिए, हेडलाइन से ज्यादा होंगी अहम खबरें। ईरान अपनी मिलिट्री और डिफेंस को नई ताकतवर डोज दे रहा है, ये एक हेडलाइन बहुत कुछ बयान कर रही है। और अब ये बात सिर्फ मिसाइल टेस्ट की कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं है। मिसाइल टेस्ट को लेकर जो कंफ्यूजन, बयानबाजी और इनकार सामने आए पिछले कुछ घंटों में, उसके कुछ ही घंटों बाद 23 दिसंबर को ईरान के मेहर न्यूज़ एजेंसी में ये आर्टिकल आना अपने आप में एक बड़ा पैगाम है, खास तौर पर इसराइल जैसे दुश्मनों के लिए। मैं कहता हूं ये खबर छपी नहीं है, छपवाई गई है, समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान की जंग की सोच पूरी तरह बदल रही है। पारंपरिक जंग की जगह अब हाइब्रिड, टेक्नोलॉजी बेस्ड और मॉडर्न वॉरफेयर ने ले ली है। और इसी को देखते हुए ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को नेशनल डिफेंस की रीढ़ बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड सिस्टम, ड्रोन, लेजर सिस्टम और यहां तक कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को अब साइड टूल नहीं बल्कि असली ताकत माना जा रहा है। ईरानी फौज इसे स्मार्ट पावर जनरेशन कह रही है, जिसका मकसद सिर्फ बाहर से आने वाले खतरों का जवाब देना नहीं बल्कि इंटरनेशनल सैंक्शंस के लंबे असर को भी काउंटर करना और रीजनल के साथ ही ग्लोबल लेवल पर डिटरेंस को मजबूत करना है। जो लोग जंग और फिजिक्स और साइंस सब जानते हैं वो मेरी बात को इजीली समझ गए होंगे। बस यूं समझ लीजिए देसी भाषा में कि ईरान ने सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज अपने हथियारों में अंदर पैबस्त करने का इरादा कर लिया है। ईरान से आई रिपोर्ट कहती है कि आज ईरान के डिफेंस स्ट्रक्चर में अनमैन्ड सिस्टम और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक सेंट्रल रोल निभा रहे हैं, जिससे कम खर्च में ज्यादा असर डाला जा सके। हालांकि एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि फाइनेंशियल दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर और दुनिया में टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार ईरान को लगातार इनोवेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट करने पर मजबूर करेगी, यानी ईरान को भी पैसा लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ईरानी मिलिट्री लीडरशिप साफ तौर पर यह मान चुकी है कि आने वाली जंग सिपाहियों की तादाद या पुराने हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, फुर्ती और बदलते खतरों का फौरन जवाब देने की काबिलियत से जीती जाएगी। और यही असल में इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा पैगाम है। और हमेशा की तरह इस पैगाम की टाइमिंग को भी परख रहा हूं मैं। ये पैगाम यूं ही नहीं दिया गया है और ये खबर छपी नहीं है, छपवाई गई है, पहुंचाई गई है। तो ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह कहती है कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ईरान को फिर खुली धमकी दे रहा है और उसकी वजह यही है। ग्रीस और साइप्रस के लीडर्स के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को खबर है कि ईरान कई शहरों में मिसाइल ड्रिल्स कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हम इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर नजर रखे हुए हैं और सारी जरूरी तैयारियां कर रहे हैं। उसने तेहरान को यानी ईरान को सीधे अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल के खिलाफ किसी भी एक्शन का जवाब बेहद शार्प होगा, बेहद सख्त होगा। ये खबर बस इतनी ही थी। अब तीसरी अहम खबर सुनिए। न्यूक्लियर मसले पर ईरान को एक बार फिर अपने दोस्त रूस का खुला सपोर्ट मिल गया है। वियना में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रूस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मिखाइल ओलियानोव ने साफ कहा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने का पूरा जायज और लीगल हक हासिल है। यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक में रूस खुलकर खड़ा है ईरान के। ये बयान उन्होंने अमेरिका के एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के उस दावे के जवाब में दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान को अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी दोबारा शुरू करने नहीं देगा। बताओ। ओलियानोव रूस वाले, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसे बयान इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने साफ याद दिलाया कि ईरान एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है और इसी के तहत उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने का ऐसा हक हासिल है जिसे छीना नहीं जा सकता, बशर्ते वो पूरी तरह से पीसफुल मकसद के लिए हो। यानी रूस भी ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में उस लाइन तक खड़ा है जिस लाइन तक ईरान हथियार ना बनाए, बस बिजली बनाने
इलाज करने तक न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करे। अब अहम खबर सुनिए, नेतन्याहू के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें और गहरी होती जा रही हैं। एक करप्शन केस अभी तक निपटा नहीं है, जिसकी वजह से रोज कचहरी के चक्कर लगते हैं, जिसमें कुर्सी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। और अब एक और करप्शन स्कैंडल में वो फंस सकता है, जो कुछ महीने पहले ही सामने आया था, और इसके लिए नेतन्याहू से इस्तीफा देने की अब मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार इस्तीफे की मांग करने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं है, बल्कि खुद इसराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट है, जो इस्राएली हुकूमत के चेहरे नेतन्याहू का सियासी दुश्मन माना जाता है। बेनेट ने नेतन्याहू पर सीधा इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू के ऑफिस ने कतर से जुड़े पैसों के बदले गद्दारी की इसराइल से। ये पूरा मामला कतर गेट के नाम से सामने आया था, जिसमें इल्जाम है कि कतरी फंड्स, कतर के पैसे नेतन्याहू के करीबी लोगों तक पहुंचे और बदले में इसराइल के अंदर कतर की इमेज चमकाने का काम किया गया। इसराइल के अंदर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मार्च 2025 के आखिर में नेतन्याहू के 2 करीबियों को हिरासत में लिया गया। इन पर शक है कि इनके जरिए गजा जंग से जुड़ी सीक्रेट जानकारी कतरी सोर्सेस तक पहुंचाई गई। नफ्ताली बेनेट ने खुलकर कहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस ने जंग के वक्त इसराइल और आईडीएफ के फौजियों से गद्दारी की, लालच में कतर के लिए काम किया। ये इसराइल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गद्दारी है। बेनेट का कहना है कि चाहे नेतन्याहू को सब पता हो या ना पता हो, दोनों सूरतों में उसे फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान दोस्तों, इसराइली पब्लिक के बीच नफ्ताली बेनेट को अगले इलेक्शन का एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है, जबकि नेतन्याहू भी 2026 में फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। हवा उसकी खराब है। अब सवाल सीधा है, नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ रहा है, कुर्सी हिल रही है, करप्शन केस गले तक पहुंच चुके हैं, तो क्या हमेशा की तरह सबसे आसान हथियार, इस सबसे बच निकलने का जो सबसे आसान हथियार है, वो इस्तेमाल होगा, यानी जंग, एक और जंग? क्या अब गजा में दोबारा आग भड़केगी या फिर ईरान को दोबारा निशाना बनाया जाएगा? फिलहाल ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अब एक और खबर सुनिए, बड़ी अहम है। नई उस्मानिया सल्तनत से घबरा रहा है, डर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। खबर को डिटेल में सुनिए सर। तुर्की से निपटने के लिए नेतन्याहू ने 3 मुल्कों का एक ग्रुप तैयार कर लिया है। यानी एर्दोगान से उसे साफ साफ डर लग रहा है नेतन्याहू को, और यह भी साफ है कि वो तुर्की से अकेले नहीं निपट सकता, तभी हथेलियों की जरूरत है, उसे दोस्तों की जरूरत पड़ रही है। जो खबर हमने आपको 3 दिन पहले बताई थी, आज उसी पर मोहर लग गई है। दरअसल 22 दिसंबर को यरूशलेम में इसराइल, ग्रीस और साइप्रस के लीडर्स की ट्राइलेटरल समिट हुई, और इसी मंच से, इसी स्टेज से नेतन्याहू ने तुर्की को खुला मैसेज दे दिया। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोताकिस और साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस, इनके साथ खड़े होकर नेतन्याहू ने बिना नाम लिए तुर्की पर तंज कसा और कहा कि जो लोग पुराने एम्पायर यानी पुराने साम्राज्य यानी उस्मानिया सल्तनत को दोबारा खड़ा करने के ख्वाब देख रहे हैं, वो इसे भूल जाएं, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। ये साफ इशारा था दोस्तों ऑटोमन एम्पायर और आज के तुर्की की तरफ। नेतन्याहू ने कहा कि तीनों मुल्क अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आपसी कोऑपरेशन से उनकी ताकत और बढ़ेगी। दोस्तों, ये समिट ऐसे वक्त में हुई जब इसराइल और तुर्की के रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि गजा जंग के बाद एर्दोगान ने हमास की खुलकर तारीफ की, और हमास के लोग भी बार बार तुर्की जाते हैं, और अभी गए 2 दिन पहले। तो हमास की तारीफ की एर्दोगान ने, इसराइल पर जेनोसाइड के इल्जाम लगाए। तुर्की ने इसराइल से ट्रेड सस्पेंड कर दिया। इसके बाद इसराइली जहाज़ों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया और नेतन्याहू समेत 37 इसराइली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिए गए। उधर एर्दोगान ने ट्रंप के करीबी होने का फायदा उठाकर गजा के लिए बनने वाली किसी इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में घुसने की कोशिश की तुर्की ने, जिसे इसराइल रुकना चाहता है कि तुर्की की फौजी यहाँ नहीं आनी चाहिए। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। वो क्यों इसराइल के साथ आए, जरा समझिए। समुद्री बॉर्डर, गैस फील्ड्स, एयर स्पेस और पुराने जख्म, सब कुछ दोनों के बीच है, ग्रीस और तुर्की के बीच। साइप्रस का एक हिस्सा 1974 से तुर्की के कंट्रोल में है और तुर्की वहीं से गैस ड्रिलिंग कर रहा है, जिससे पूरे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में टेंशन बढ़ी हुई है। इसी बैकग्राउंड में यरूशलेम की ये ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। ये ऐसी 10वीं मीटिंग थी
اور رپورٹس یہ بھی ہیں کہ گریس، سائپرس اور اسرائیل مل کر ایسٹرن میڈیٹرینین میں ایک ریپڈ رسپانس ملٹری فورس بنانے پر کام کر رہے ہیں، ایک فورس، ہتھیار بند، خاص کر ترکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ یہ بات ہم نے آپ کو 3 دن پہلے ہی بتا دی تھی۔ سمٹ کے بعد تینوں ملکوں نے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن سائن کیا جس میں سیکیورٹی، ڈیفنس اور ملٹری کوآپریشن کو اور مضبوط کرنے کی بات کہی گئی، ساتھ ہی سمندری راستوں اور کرٹیکل انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ ڈیفنس، سیکیورٹی، کرٹیکل انفراسٹرکچر، سی روٹس، سب کچھ تو ہے ترکی کو گھیرنے کے لیے۔ کل ملا کر تصویر صاف ہے، ایردوغان کے سامنے اب نیتن یاہو اکیلا نہیں بلکہ گریس اور سائپرس کے ساتھ کھڑا ایک نیا فرنٹ تیار ہو چکا ہے۔ ایردوغان سے یا ترکی کی بڑھتی طاقت سے گھبرا رہا ہے اسرائیل۔ اپنا فرنٹ تو بنا رہا ہے نیتن یاہو، لیکن اس کے ملک میں خود کیا حالت رہا ان تصویروں میں دیکھیے۔ یہ 22 دسمبر کی رات کی تصویریں ہیں جہاں الٹرا آرتھوڈاکس جو ہوتے ہیں، کٹر پنتھی یا روڑی پنتھی، جو روڑی وادی یہودی ہوتے ہیں، انہوں نے تل ابیب میں روڈ 4 کو بلاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو زبردستی فوج میں بھرتی کرنے کا حکم جاری ہوا ہے ان لوگوں کو، یہ اس کے خلاف تھے، اور وہاں پر گتھم گتھا ہو گئی۔ کوئی کسی کو لٹا کے کھینچ رہا تھا، پولیس والے آ گئے، پھر پولیس والوں کو انہوں نے کھینچا، پہلے یہ بھاگ رہے پھر پولیس والے بھاگ، یہی سب ہوتا رہا اور یہی سب ہو رہا ہے۔ اور یہ ہجوم، یہ جلوس، یہ انہی الٹرا آرتھوڈاکس کا ہے۔ بینے براک کی جگہ پر ہنڈریڈز آف ہیریدم ویلکم ڈیزرٹرز who were released from military prison۔ یہ ایک جیل کے باہر کا سین ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کون تھے وہ جیل میں لوگ؟ وہ لوگ ڈیزرٹرز، وہ بھگوڑے جو آئی ڈی ایف میں بھرتی نہیں ہوئے، انہیں اٹھا کر جیل میں ڈالا تھا۔ جب وہ ریلیز ہوئے ہیں تو یہ لوگ انہیں کندھے پر اٹھا کر ان کا جشن منانے کے لیے کہ آ جاؤ تم تو ہمارے ہیرو ہو، کہ فوج میں بھی بھرتی نہیں ہوئے اور جیل سے بھی آزاد ہو کر آ گئے، یہ انہیں ویلکم کرنے پہنچے تھے۔ یہ حالت ہے اسرائیل کے اندر کی، اس لیے اس کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی یہ سب وغیرہ بن رہی۔ آپ تصور کیجئے اسرائیل کے سامنے کوئی ایسا ملک ہو جس کے پاس اس کے برابر ٹینکس، اس کے برابر فائٹر جیٹس، اس کے برابر ایڈوانس ہتھیار اور امریکہ جیسا کوئی اور ملک کا پاورفل سپورٹ ہو، کتنے دن لڑ پائے گی اسرائیل کی فوج ایسے لوگوں کے ساتھ جو آئی ڈی ایف میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے؟ اسرائیل صرف وہیں حملہ کر سکتا ہے جہاں سامنے کوئی کمزور ہو، یا تو جس کے پاس ہتھیار نہ ہو یا بابا آدم کے زمانے کے ہوں۔ F-35 سے سیریا میں کون سے ہیلی کاپٹر اور وہ کھڑے ہوئے تھے فائٹر جیٹس، ان پہ جا کے بم گرا دیے۔ وہاں بھی F-35 ہوتے تو برابر کا مقابلہ ہوتا۔ اگر ایران کے پاس فائٹر جیٹ ہوتے کہانی دوسری ہو جاتی، وہ بھی وہی اور ایران کے انٹیلیجنس تھوڑا اور مضبوط ہوتا، چن چن کر وہ بھی ویسی ٹارگٹ کرتے جیسے 12 دن کی جنگ میں انہوں نے IRGC کے اور سائنٹسٹوں کو جو ٹارگٹ کیا ہے۔ فائٹر جیٹس ایران کے پاس کیوں نہیں ہے؟ سینکشنز لگے ہوئے ہیں، کوئی کمپنی بیچ نہیں سکتی، امریکہ کے سینکشنز ہیں۔ بس یہی بات ہے، رشیا دینے کو ہے، دے رہا ہے، دے چکا ہے، ہر طرح کی خبریں ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کھیل ہوتا ہے۔ فی الحال آج ایک اور خبر آئی ہے اور ابھی یہ بس انپٹ ہے۔ آج نیتن یاہو کی کچہری میں کورٹ میں پیشی تھی اور نیتن یاہو نے ججز سے یہ کہا کہ آج آدھے گھنٹے کے لیے ہماری ذرا ہے پیشی کو ملتوی کر دیجیے، کیونکہ کچھ ڈرلز ہو رہی ہیں نارتھ قبضے والے فلسطین میں، یعنی جو اسرائیل نے نارتھ کا حصہ قبضہ رکھا ہے، جو ساؤتھ لبنان سے ملتا ہے حزب اللہ کے گھر سے، یعنی وہاں پر لکھا ہے کوئی میجر میزائل اٹیک کرنے کی ڈرل چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آج وہ حملہ لبنان میں ہو بھی جائے۔ چھٹ مٹ ہوئے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے، آج بھی کچھ عمارتیں گرائی گئی، تو حالات ٹھیک نہیں ہے سر۔ اور انہی حالات کے بیچ ایک ہیڈ لائن آتی ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ اس نے 2000 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے، اور یہ 12 دن کی جنگ کے دوران سے گرفتاریاں چل رہی۔ 2000 لوگ کیا اسرائیل کے لیے ہی جاسوسی کر رہے تھے یا کچھ اور لوگوں کے لیے؟ پتہ نہیں۔